हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.3 कक्षा 8 के लिए। ये पुराने वाली किताब में तो 6.3 है और नई वाली किताब के हिसाब से ये 5.3 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पहला सवाल। निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की संभावना क्या है। यानी ये जो संख्याएं दी गई है और इनका अगर वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इनके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आ सकता है, ये हमें पूछा गया है। तो इससे पहले कुछ बेसिक जानकारी हम समझ लेते हैं कि जब हम 1 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है, 3 का वर्ग हमारे पास 9 आता है और 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25। वर्ग को हम इंग्लिश में स्क्वायर भी कह सकते हैं और 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब देखो, समझने वाली बात यहीं पे है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो उसका वर्ग करने पे भी इकाई के अंक क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 9 है तो उसका वर्ग करने पे, यानी किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 9 है तो उसका वर्ग करेंगे ना, तो उसके वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी किसी संख्या के वर्ग में इकाई का अगर अंक 1 आ रहा है तो वो किस संख्या का वर्ग हुआ है, या तो जिसके लास्ट में क्या है 1 या फिर जिसके लास्ट में क्या है 9। इसका मतलब यानी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 1 है या 9 है तो उनका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पे उनका इकाई का अंक क्या बनेगा, 1 आ जाएगा। चाहे कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे 11 है तो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो उसका इकाई का अंक क्या आया, 1। 19 लेंगे, 19 में इकाई का अंक क्या है 9, तो 19 का स्क्वायर करेंगे आता है 361 और 361 में भी इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 और 9 है तो उनका वर्ग करने पर जो वर्ग आएगा उसका इकाई का हमेशा क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद बात करते हैं 4 की। देखो 4 है जो एक तो 2 का वर्ग करने पे आ रहा है और एक आ रहा है 8 का वर्ग करने पे, तो यानी 2 और 8। किसी संख्या का अंतिम अंक जब 2 व 8 होगा और उन संख्याओं का वर्ग करेंगे ना तो उनके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, 4 बनेगा। इसी प्रकार 5 के लिए तो फिक्स है कि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्ग करने पे वर्ग में भी इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। ये 0 में होता है। और उसके बाद आ गया 9। तो देखो, एक तो 3 का स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है और एक आ रहा है 7 का स्क्वायर करने पे 9। मतलब क्या हुआ कि किसी संख्या के अंत में अगर 3 और 7 आता है तो उन संख्याओं का वर्ग करने पर उनके वर्ग का इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। इकाई का अंक यानी अंतिम अंक क्या आएगा, 9 आएगा। और उसके बाद में 1 4 5 9 आ गया। फिर देखते हैं 6। तो देखेंगे 6 किस किस का वर्ग करने पे आ रहा है, एक तो 4 का और एक आता है अपना ये 6 का। क्योंकि 2 3 7 8 ये तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक नहीं हो सकता, पूर्ण वर्ग संख्या का, तो इनको तो हम देखेंगे नहीं। इसके बाद 0 बचा तो 0 के लिए अंतिम अंक 0 ही होगा, 5 के लिए 5 होगा, तो फिर बच की 1 2 3 4 5। तो अब ये देखना है कि इसमें सवाल पूछा क्या गया है। सवाल ये पूछा गया है हमें कि अगर इन संख्याओं का वर्ग करेंगे, अगर इन संख्याओं का वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक होने की संभावना क्या हो सकती है। तो जब 1 और 9 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक क्या बनेगा, 1 बनेगा। यानी इनका वर्ग करने पे अगर इकाई का अंक 1 बनता है तो ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 1 आ रहा है उसका अगर वर्ग करेंगे ना, वर्गमूल करेंगे, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 1 है उनका वर्गमूल करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, या तो 1 या फिर 9। यानी जैसे ये संख्या है
9801। ये इकाई अंक क्या है इसका? 1। तो इस जब संख्या का वर्गमूल करेंगे ना, तो इसके वर्गमूल में जो इकाई अंक है वो तो या तो 1 होगा या फिर क्या होगा? 9 होगा। और ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 4 आ रहा है उसका वर्गमूल करने पे इकाई का अंक 2 या 8 होने की संभावना है। और ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 5 है उसका वर्गमूल लेने पर वर्गमूल का इकाई का अंक 5 होने की संभावना है। संभावना मतलब होगी, निश्चित है। 0 और 5 में तो अनिश्चित होता है। फिर आ गया 9। तो किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 9 आता है तो उस संख्या का वर्गमूल करने पे जो वर्गमूल आएगा उसमें इकाई का अंक या तो 3 हो सकता है या क्या हो सकता है? 7 हो सकता है। और ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 6 है उसका वर्गमूल लेने पर उसके वर्गमूल का इकाई का अंक या तो 4 हो सकता है या क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। तो बस इसी पे अपना पहला सवाल आधारित है। तो देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो जिस संख्या का अंतिम अंक 1 आता है और उसका वर्गमूल करेंगे ना, तो वर्गमूल के इकाई अंक क्या होने की संभावना है? 1 या 9। तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो इकाई अंक किसमें? वर्गमूल में। वर्गमूल में जो इकाई अंक है वो क्या हो सकता है? 1 या 9। फिर यहाँ पे आ रहा है 6। तो हमने देखा था 6 अगर कोई संख्या है उसका अंतिम अंक 6 है तो उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल का इकाई का अंक या तो 4 हो जाएगा या क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्गमूल में इकाई अंक वो क्या हो सकता है? या तो 4 या फिर 6। एक फिर 1 आ गया तो हमें पता है 1 आने पे वर्गमूल में इकाई अंक क्या हो सकता है? 1 या 9। अब 5 है तो ये तो फिक्स है क्योंकि 5 का स्क्वायर करते हैं तो वापस 25 ही मिलता है। 25 का मतलब वापस इकाई का अंक क्या बन जाता है? 5। तो वर्गमूल में इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो बस हमें ये बताना था कि इन संख्याओं का वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल के इकाई का अंक होने की संभावना क्या है। देखते हैं अब इसी का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में हमें यह बताया गया है कि बिना गणना किए वह संख्या बताई जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था कि किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 2 3 7 8 होता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। या फिर किसी भी संख्या के अंत में 0 की संख्या है वह अगर विषम होती है, विषम का मतलब जैसे 1 0 आ गया, 3 0 आ गए, 5 0 आ गए, तो शून्य की संख्या जो विषम में होती है तो वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो देखो इसमें अंत में क्या आ रहा है? 3। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 7। 2 3 7 8 किसी भी संख्या के अंतिम का अंक अगर 2 3 7 8 है इसका मतलब वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें 7 आ रहा है ये भी नहीं है और इसमें 8 आ रहा है ये भी नहीं है और ये क्या है? 1। और इसका मतलब ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ये तीनों के चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 3 7 8 आ रहा है। तो इस प्रकार हमें ये बताना था कि वास्तव में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है और कौन सी नहीं। उसके बाद देखो अगला सवाल है सवाल नंबर 3। बार बार घटाने की विधि से 100 और 163 का वर्गमूल बताना है। तो बार बार घटाने का मतलब ये हो गया कि हमें इनमें से सिर्फ और सिर्फ जो विषम संख्याएं हैं वो ही घटानी है। तो सबसे पहले किसका वर्गमूल निकालेंगे? 100 का। ये मेथड बहुत लंबा हो जाता है तो अक्सर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये एक वर्गमूल निकालने का एक मेथड है तो हम इसको भी जानेंगे कि किस प्रकार ये निकाला जाता है। तो बार बार घटाने से मतलब है कि हमें इस संख्या में से विषम संख्याएं घटानी है। तो 100 में से सबसे पहले 1 घटाया तो आगे हमारे पास 99। फिर 99 से घटाएंगे तो 1 के बाद कौन सी विषम संख्या होती है? 3। तो 99 में से 3 घटाया तो यह आ गया 96। फिर 96 में से घटाएंगे 3 घटाने के बाद में 5।
यानी लगातार विषम संख्या हमें इसमें से घटानी जो है पड़ेगी। अब देखो कि 96 में से 5 गए तो आ गया 91, और 91 में से अब घटाना है 7, तो यह आ जाएगा 84। हमें तब तक घटाना है जब तक इसका मान 0 नहीं हो जाए। तो 84 में से अब क्या घटाना है 9, तो यह आ जाएगा 75। फिर 75 में से हमें घटाना है 11, तो यह आ जाएगा 64। फिर 64 में से 13 घटाना है तो यह आ जाएगा 51। फिर 51 में से 15 घटाना है तो यह आ जाएंगे 36, और 36 में से हमें घटाना है 17, तो यह आ जाएगा 19, और 19 में से ये 19 आया, तो 19 में से देखो 17 के बाद अगली विषम संख्या क्या है 19, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। तो जहाँ पे 0 आ जाए वहीं पे हमें रुक जाना है। अब क्या करेंगे, गिनेंगे कि कितने पदों में 0 आया, यानी कितने या कौन से पद में 0 आया है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वें पद में 0 आया है, तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 100 का ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, और 100 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें इस 169 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसमें से 1 घटाएंगे, तो 169 में से जब 1 घटाया तो आ जाएगा 168। अब 168 में से हमें घटाना है कितना, 1 के बाद में अगली विषम संख्या है 3, तो ये आ जाएगा 165। और 165 में से अब घटाना हमें 5, तो ये आ जाएगा 160। फिर 160 में से हमें घटाना है 7, तो ये आ जाएगा 153। और 153 में से अब हमें घटाना है 9, तो ये आ जाएगा 144। फिर 144 में से हमें घटाना है 11। देखो हम लगातार विषम संख्याएं घटाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 3 5 7 9 11, यानी ये क्रम से है, इसमें विषम संख्याएं घटाते जा रहे हैं। तो अब ये आ जाएगा देखो 133। फिर 133 में से हमें घटाना है 13, तो ये आ जाएगा 120। फिर 120 में से हमें घटाना है 15, तो ये आ जाएगा 105। फिर 105 में से घटाना है अगली संख्या विषम संख्या, वो है 17, तो ये आ जाएगा 88। फिर 88 में से 19 घटाना है, यह आ जाएगा 69। 69 में से 21 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 48। और 48 में से 23 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 25। फिर 25 में से 23 के बाद में विषम संख्या आती है 25, तो ये क्या बन गया 0। तो 0 आते ही हमें क्या करना है, रुक जाना है। और अब ये देखेंगे कि ये कौन से पद में आया है, यानी पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13वें पद में ये 0 आ गया है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कह सकते हैं कि 169 का जो वर्गमूल है वह कितना हो जाएगा 13। ये विधि ज़्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसमें जो बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये तो हमने इसलिए पढ़ी है कि ये भी एक मेथड होता है वर्गमूल निकालने का। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब चौथा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे 2 का वर्ग हो गया 4 और 4 का वर्गमूल हो गया 2। तो
इन संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इन सभी के हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो सबसे पहला काम ये करना है कि इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इनमें हमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके लास्ट में 9 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 2 का तो भाग नहीं जाएगा। फिर चेक करते हैं कि 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 3 के जो भाजकता का नियम है वो क्या होता है कि यदि इस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 9 और 2 कितने हो गए, 11, 11 और 7 18। तो 18 में 3 का भाग जाएगा, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, 3 से विभाजित कर देते हैं। तो ये 3 से विभाजित करने पर ये हो जाएगा हमारे पास 24 और ये 3, यानी 243 बार भाग चला जाएगा। फिर इसमें 3 का जाएगा और ये जाएगा 81 बार। फिर 3 का जाएगा, ये जाएगा 27 बार। फिर 3 का जाएगा और ये जाएगा 9 बार। फिर 3 का जाएगा और ये जाएगा 3 बार। और लास्ट में 3 का चला जाएगा 1 बार। 1 आते ही हमें जो है यहाँ पे रुक जाना है। अब देखो कि इसमें जो 729 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6 बार आए हैं। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो हमारे पास जो एक वर्ग निकालते हैं किसी भी संख्या का, तो उस पर हम क्या करते हैं, घात कितने लगाते हैं, 2 लगाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि जो भी अभाज्य गुणनखंड आते हैं उन अभाज्य गुणनखंडों के 2-2 के जोड़े बनाने हैं, यानी उनका एक युग्म बनाना है। तो देखो एक ये 3 का युग्म बन गया, एक 3 का युग्म ये बन गया और एक 3 का युग्म ये बन गया। अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसमें सभी अभाज्य गुणनखंडों का युग्म बनेगा, जोड़ा बनेगा। और अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने पर उसके जो किसी न किसी गुणनखंड का जो जोड़ा नहीं बनेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी का यहाँ पे जो है जोड़ा बन चुका है। तो हम कह सकते हैं कि जो 729 का वर्गमूल क्या होगा। अब 2-2 के जोड़े हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि वर्ग में जो घात कितनी लगती है, 2 की। अब ये एक जोड़ा बना 3 का तो हमने 3 ले लिया। फिर एक जोड़ा 3 का ये बना तो 3 ले लिया। एक युग्म ये बन गया तो इसका हमने 3 ले लिया। अब इनको बस गुणा करना है। 3 को 3 से गुणा किया, 9 और 9 तिये 27। तो 729 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ कह सकते हैं कि 27 का वर्ग क्या होता है, 729 से होता है। अब स्टार्ट करते हैं अगला, इसका दूसरा सवाल। इसमें देखो हमें 400 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 200 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 100 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 50 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 25 बार। अब 2 का नहीं जा रहा है, किसका जाएगा, 5 का जाएगा। फिर 5 का गया 1 बार। तो 400 को हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 5 गुणा 5। तो देखो यहाँ पे एक 2 का जोड़ा बन गया, इधर भी एक 2 का जोड़ा बन गया और एक किसका बन गया, 5 का। यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी ना उसमें सभी अभाज्य गुणनखंडों के क्या होंगे, जो है युग्म यानी जोड़े बनेंगे। तो ये जो हमारे पास वर्गमूल आ जाएगा 400 का, ये 2 का बना तो इससे एक 2 ले लिया। ये एक 2 का और बन गया तो इससे एक 2 ले लिया। ये 5 का बना तो इससे 5 ले लिया। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी कितना आ गया, 20। यानी 400 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब जो अगला सवाल है इसी का तीसरा सवाल, उसको हम सरल करते हैं। तो इसके तीसरे सवाल में जो संख्या है वो है 1764। अब हमें 1764 का जो अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल निकालना है। तो देखो सबसे पहले लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा।
तो इसमें जब 2 का भाग देंगे तो 8। इसमें अगर आपको भाग देना नहीं आता है तो आप अलग से साइड में जो भाग दे के देख सकते हैं, वरना डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये चला जाएगा 8 और यानी ये 8 फिर 2, 882 बार चला जाएगा। फिर लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा, तो 4 4 और 1। फिर इसमें देखो 2 का तो जाएगा नहीं, फिर 4 4 8 1 9, यानी अंकों का योग 9 बन रहा है जिसमें 3 का भाग जाता है। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, 147 बार चला जाएगा। इसमें 3 का भाग चला जाएगा 147 बार। अब देखो इसमें 7 4 11 1 12, यानी फिर से 3 का भाग जाएगा, तो 3 चौके 12 और 3 नम्मे 27। अब इसमें 7 का जाएगा 7 बार, फिर 7 का जाएगा 1 बार। तो हम 1764 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ पे देखो एक 2 का बन गया पेड़, एक जोड़ा किसका बन गया, 3 का बन गया, और एक जोड़ा बन चुका है 7 का। तो हमारे पास यहाँ से 1764 का वर्गमूल आ जाएगा। इस जोड़ से एक 2 ले लिया, इस युग्म से एक 3 ले लिया, और इस युग्म से एक ले लिया 7। तो 7 ये 21 और 21 दूनी 42। 1764 का वर्गमूल आ जाएगा 42, या फिर कह सकते हैं कि 42 का जो वर्ग है वो कितना हो जाएगा 1764। अब इसी का चौथा सवाल देखते हैं 4096। तो इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले देखेंगे कि अंत में आ रहा है 6, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, तो आ जाएगा 2048। फिर 8 आ रहा है तो फिर से 2 का भाग जाएगा 1024। फिर 2 का भाग जाएगा, यानी इसमें जितनी बार भाग जाता है वो संख्या हमें यहाँ पे लिख देनी है। तो 512। फिर 2 का भाग जाएगा 256। फिर 2 का भाग जाएगा 128 बार। फिर इसमें 2 का भाग जाएगा और ये जाएगा 64 बार। फिर 2 का भाग जाएगा और ये जाएगा 32 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 16 बार। फिर 2 का जाएगा और ये जाएगा 8 बार। फिर 2 का जाएगा 4 बार। फिर 2 का जाएगा 2 बार, और 2 में आखिर में किसका भाग जाएगा 2 का, और क्या आ जाएगा 1। तो जहाँ पर लास्ट में 1 आ जाता है इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है, अपना समाप्त हो जाता है। अब 4096 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो कितने बार है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इसमें देखो कितने जोड़े बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अभी जोड़े किसके बने हैं 2 के, तो यहाँ से हमारे पास सब में से क्या आ जाएगा, 1 1 2 हमें जो यहाँ से कॉमन ले लेंगे। कॉमन मतलब इनसे ले लेंगे, तो ये 2 आ गया, और ये फिर 2 का जोड़ा बना है तो यहाँ से एक 2 ले लिया, यहाँ से एक 2 आ गया, इस जोड़े से एक 2 ले लिया, और इस पे इससे भी एक जो 2 आ जाएगा, इस जोड़े से भी एक 2 आ जाएगा। अब इनको हमें गुणा करना है, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 32 दूनी आ जाएगा 64। तो 4096 का वर्गमूल आ जाएगा 64। अब देखते हैं इसी का 5वां सवाल। हमें 7744 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अंत में 4 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा इसमें, और ये चला जाएगा 3 बार और 8, और फिर ये आ जाएगा 7 और 2। इसमें आ जाएगा हमारे पास 7 और 2। फिर देखो अंत में 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग लगेगा, तो ये आ जाएगा 19 और
36। फिर लास्ट में 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग फिर लगेगा और ये चला जाएगा 9 बार 18, फिर 6 बार, फिर 8 बार, फिर अंत में 8 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग फिर जाएगा और 48 दूनी 96 और 8 में जाएगा 4 बार। अब लास्ट में 4 आ रहा है, इसका मतलब फिर से 2 का जाएगा तो 242। फिर इसमें 2 का जाएगा और 2 का जाने पे जाएगा 21 बार, सॉरी 121 बार। अब 121 जो 11 का वर्ग होता है, इसका मतलब इसमें 11 का ही भाग जाएगा, तो 121 में 11 का भाग गया 11 बार और यहाँ से हमने फिर 11 का भाग दे दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये 70 जो 44 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 आया है 6 बार और 11 है 2 बार, एक जुड़ा इसका, फिर एक इसका, इसका और एक इसका, तो क्या करेंगे 7744 का वर्गमूल आ जाएगा ये 2, इससे एक 2 और इससे भी एक 2 और इससे एक 11। तो देखो 2 गुणा 2 यानी 4, 4 दूनी 8 और 11 अट्ठे कितना आ गया, 88। तो 7744 का वर्गमूल आ जाएगा 88। उसके बाद में है 9604, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसके भी हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि अंत में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, 48 दूनी 96 यानी 48 बार, ये 0 और 4 में जाएगा 2 बार। फिर अंत में 2 आ रहा है तो 2 का दे देंगे, तो 24 0 1। अब देखो 2 का तो जाएगा नहीं और 4 2 6 1 7, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, तो 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 7, तो 7 का देखते हैं, 7 3 21 और 21 में बचे 3 7 चौके 28, फिर बचे 2 और 7 21 यानी 343 बार। फिर इसमें 7 का जाएगा और 7 चौके 28 और 7 7 49, फिर 7 का जाएगा, ये जाएगा 7 बार जाएगा और 7 में 7 का भाग 1 बार जाएगा। अब क्या करेंगे कि 9604 इसके अभाज्य गुणनखंड, तो 2 2 बार आ गए, 7 भी 2 बार, 7 4 बार आ गए, तो 1 बन गया 2 का जोड़ा, इधर 7 के 2 2 जोड़े बन गए, तो हम कह सकते हैं कि 9604 का वर्गमूल, इससे एक 2 लिया, इससे एक 7 लिया और इससे भी एक 7 लिया, तो 7 7 49 और 49 दूनी कितना हो जाएगा, 98। तो ये हमारे पास वर्गमूल आ चुके हैं। अब आगे जो सवाल दिए गए हैं उनमें भी इसके 8वें सवाल में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से जो इसको सरल करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें हमें देखना होगा कि किसका भाग जाएगा, तो हम संख्या लिखते हैं 5 9 2 9, ये संख्या हमारे पास। तो इनमें आपको ट्राई करना होगा और सिर्फ अभाज्य संख्याओं का भाग देना होगा। तो देखो इसमें 2 का नहीं जा रहा, 9 2 11, 11 9 20, 5 25, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं, 4 को तो देना ही नहीं है क्योंकि हमें देना है सिर्फ और सिर्फ इसमें अभाज्य संख्याओं का। तो इसमें 11 का भाग जाएगा, 11 पंजे 55 और 11 तिया 33 और 11 नब्बे 99। फिर इसमें 11 का जाएगा, देखो अभाज्य का देना है, चाहे आप पहले किसी का भी दे सकते हो, 7 का जा रहा है तो 7 का दे दो, 11 का जा रहा है तो 11 का दे देंगे। फिर इसमें 11 का दे देते हैं, तो 11 चौके 44 और 11 नब्बे 99। अब 7 का जा रहा है तो 7 का दे देंगे, 7 बार गया, फिर 7 का कितने बार गया, 1 बार गया, तो 59 29, इसके टुकड़े क्या हो गए, 11 गुणा 11 और 7 गुणा 7, एक जुड़ा इसका और एक जुड़ा इसका, तो 59 29 का वर्गमूल आ जाएगा 11 गुणा 7 यानी 77। अब इसी का 8वां सवाल
इसमें हमें जो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। लास्ट में 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा और ये चला जाएगा इसमें 4 बार, फिर यहाँ पे 6, इसमें 0 और ये 8। फिर देखो 8 आ रहा है लास्ट में, तो 2 का भाग जाएगा और 23 दूनी 46, ये 0 और 8 में 2 का भाग गया 4 बार और 23 0 4 में फिर 2 का भाग जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 11 दूनी 22 और 5 और ये 52। फिर इसमें 2 का भाग जाएगा तो 5 7 और 6 576। फिर 2 का भाग जाएगा 28 दूनी 56 और 288। फिर 2 का जा रहा है 144। फिर 2 का जा रहा है, ये जाएगा 72 बार। फिर 2 का जाएगा 36 बार। फिर 2 का जाएगा 18 बार। फिर 2 का जाएगा 9 बार और फिर जाएगा इसमें 3 का 3 बार और 3 में 3 का जाएगा 1 बार। तो इसके ये अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, कंप्लीट हो गए। अब क्या करना है, इसमें से पेयर बनाने। तो देखो 92 16, तो यहाँ पे भी आप बना सकते हो। एक ये बन गया, एक ये 2 का बन गया, फिर एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये 3 का बन गया। अब जो जो पेयर बना है उनमें से हम ले लेंगे। ये 2 का बना है तो यहाँ से इस पर 1 2 ले लिया। इधर भी एक 2 का बन गया तो यहाँ से भी 2 1 ले लिया। फिर एक और, यानी 2 के कितने पेयर बने हैं, 1 2 3 4 5, तो यानी 2 कितनी बार ले लेंगे, 5 बार ले लेंगे। गुणा, ये बना है 3 का पेयर तो ये 3 का पेयर। अब इनको हमें गुणा करना है और गुणा करते हमारे पास इस 92 16 का जो वर्गमूल आ जाएगा। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 32 को अब जब हम 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 96। तो 92 16 का वर्गमूल आ जाएगा 96। अब देखते हैं अगला सवाल। इसमें 529 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। तो 529 में सिर्फ 23 का भाग जाता है, क्योंकि ये 23 का स्क्वायर होता है। तो 23 का भाग इसमें 23 बार जाएगा और फिर 23 में 23 का भाग जाएगा, क्योंकि 23 है एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में या तो 1 का जाता है या उसका खुद का भाग जाता है। तो 529 का वर्गमूल आ जाएगा। देखो यहाँ पे 23 का एक जोड़ा बन रहा है तो इसमें से हमने 23 ले लिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 529 का वर्गमूल। अब देखो इसमें हमें 8100 का वर्गमूल और ज्ञात करना है। तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। लास्ट में 2 आ रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 का भाग देना होगा। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 40 दूनी 80 और ये 5, यानी 4050। फिर 2 का भाग जाएगा 20 25। अब लास्ट में 5 आ गया और 5 आने का मतलब है कि इसमें 5 का भाग जाएगा, लेकिन पहले देख लेते हैं 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 5 2 7 7 और 2 9, यानी अंकों का योग है वो 9 आ रहा है। तो 9 में जो 3 का भाग जाएगा, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 6 18 और फिर 3 7 21 और 3 पंजे 15। अब चेक करेंगे वापस 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। एक बात ध्यान रखना है, अभाज्य गुणनखंड में जो भी पूर्ण वर्ग संख्या आएगी उन सभी के पूरे पूरे जोड़े बनेंगे, यानी एक भी अभाज्य गुणनखंड अकेला नहीं रहेगा, सभी युग्म में आएंगे यानी जोड़े में आएंगे। तो 7 5 12 और 6 18, इसका मतलब फिर से 3 का भाग जाएगा और ये जाएगा 3, ये 2 बार, फिर 2 बार और ये 5 बार। 2 2 4 5 9, तो 9 में जाएगा 3 का भाग, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 7 21 और 3 पंजे 15। फिर 3 का देंगे तो ये चला जाएगा 25 बार। फिर 5 का देंगे तो ये जाएगा 5 बार।
फिर 5 का देंगे तो एक बार। तो हमारे पास 8100 का वर्गमूल आ जाएगा। तो देख लेंगे किस किस के जोड़े बने हैं। एक तो 2 का बन गया, 3 के 2 बन गए और एक बन गया 5 का। तो इस जोड़े से एक 2 ले लिया हमने, इस 3 के जोड़े से एक 3 ले लिया हमने, ये फिर 3 का बना तो इसमें से भी 3 ले लिया, और ये 5 का बना तो इसमें से 5 हमने ले लिया। अब बस इनको गुणा करना है। तो 5 तो ये 15, 15 तो ये 45 और 45 दूनी 90। तो ये आ जाएगा 8100 का वर्गमूल।